Welcome guys. Today onwards, we are going to cover the comparative politics part for the PSIR optional in UPSC CSC, right? और comparative politics सबसे पहले importance हमें जाननी पड़ेगी कि comparative politics सिर्फ पेपर 2 की बात नहीं है, राइट? वैसे अगर हम सिलेबस देखें तो comparative politics यूजुअली अपीयर होता है आपके पेपर 2 पार्ट 1 में, थियोरेटिकल पार्ट में। लेकिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अब यूपीएससी के हर पेपर में, राइट, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस में तो भाई हर पेपर में अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का थोड़ा थोड़ा एलिमेंट है। क्योंकि यूपीएससी अब जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, इस साल के क्वेश्चन पेपर देखना, पिछले साल के मतलब 2020 ऑनवर्ड्स इन्होंने ट्रेंड भी चेंज कर दिया है थोड़ा बहुत, ऑप्शनल का भी। और ये अब कंपैरिजन करवा रहे हैं हर एक पेपर में। फॉर एग्जांपल इन्होंने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, पेपर 1 में इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है, राइट, एरिस्टोटल के व्यूज ऑन डेमोक्रेसी है, इसने अभी की राइट नाउ अभी की डेमोक्रेसी को इसने कैसे इंपैक्ट किया है। तो ये भी तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस हुआ कि पास्ट में, एंशियंट टाइम में, राइट, उस टाइम में एरिस्टोटल ने डेमोक्रेसी के बारे में जो बोला उससे आज की डेमोक्रेसीज वो कैसे इंपैक्ट हो रही है, ये कंपैरिजन है, हिस्टोरिकल कंपैरिजन है। तो इस तरीके से जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अप्रोचेज है, राइट, वो अप्रोचेज यूपीएससी हर जगह कहीं ना कहीं अप्लाई करता हुआ नजर आ रहा है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जब भी पढ़े, इस तरीके से पढ़े कि इसकी जो थ्योरीज हैं उनको ना सिर्फ आप पेपर 2 में आप यूज करें, लेकिन जो आपका पेपर 1 है उसमें भी आप ये चीजें यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंडियन सोसाइटी या फिर इंडियन पॉलिटिकल सोसाइटी को आपको वो कुछ भी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे, तो वो सारी चीजें जैसे गुन्नार मिर्डाल का, राइट, जो एक सॉफ्ट स्टेट का उसका अपना कॉन्सेप्ट था, उसे आप इसमें यूज कर सके। जो रिग्स का एक हम आगे अभी मॉडल पढ़ेंगे, राइट, इस लेक्चर में नहीं, आगे के आने वाले लेक्चर में, तो जो वो रिग्स का मॉडल था फ्रेगमेंटेड सोसाइटी का, राइट, जो आपके इस तरीके के मॉडल्स हैं, उन सारे मॉडल्स को, राइट, वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स में, दोनों पेपर्स में, ये सारी चीजें हमें जाननी पड़ेगी, राइट। जैसे हमजा अलवी ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था, एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया ओवर पावर्ड स्टेट का, राइट, ओवर डेवलप्ड स्टेट का। तो इन सारी चीजों को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ना सिर्फ पेपर 2 में बल्कि पेपर 1 में भी, ये सब हम इस तरीके से हम इन चीजों को कवर करेंगे। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंस दोनों पेपर्स के लिए है। आज के इस लेक्चर में हम इसकी ट्रेडिशनल अप्रोचेस को कवर करेंगे, राइट, ट्रेडिशनल अप्रोचेस को। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी अप्रोच को, राइट, किसी भी अप्रोच को पढ़ने से पहले हमें पहले पता तो होना चाहिए कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बेसिकली है क्या, बेसिक टर्म्स में, राइट। जैसे इसमें जब आप अपने नोट्स वगैरह कहीं से पढ़ोगे, राइट, मार्केट से अगर परचेज किए हुए नोट्स हैं, तो एक मतलब यूजुअल सी आपको डेफिनेशन मिलेगी। आपके ह्यूजेस और रोज नाम के दो आपके थिंकर्स थे, राइट, HUGES। ये मैं साफ साफ यहाँ नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी लैपटॉप का वो टच पैड यूज कर रहा हूँ, शायद इस वजह से आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ह्यूजेस और डोस नाम के दो जो आपके स्कॉलर्स थे, उन्होंने सिंपल सी एक इसकी परिभाषा दी, और ये ही आपकी इसकी यूजुअल जो आप कह सकते हैं डेफिनेशन है कि इट इज बेसिकली अ कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कि जो अलग अलग आपके पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, अलग अलग कंट्रीज में एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके पॉलिटिकल सिस्टम्स, राइट। आपके यूके में अलग सा सिस्टम है, राइट, इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम अलग सा है, फॉर्मल सिस्टम भी अलग है, इनफॉर्मल सिस्टम भी अलग है। इंडिया में आपको कास्ट का इन्फ्लुएंस ज्यादा देखने को मिलेगा, राइट, वेस्टर्न सोसाइटी में कास्ट का उतना इन्फ्लुएंस नहीं है, बट फिर भी जैसे यूएसए की सोसाइटी हो गया, यूएसए की पॉलिटिक्स हो गया, उसमें ब्लैक और व्हाइट पॉलिटिक्स इसका ज्यादा रोल है। इंडिया में कास्ट पॉलिटिक्स एंड रिलीजन पॉलिटिक्स इसका ज्यादा रोल है। चाइना में आपको एक अलग ही सिस्टम मिलेगा, राइट, उनका पॉलिट ब्यूरो का अलग सिस्टम है, कम्युनिस्ट पार्टी का वन पार्टी रेजिम आपको वहां देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो अलग अलग सिस्टम्स हैं, इन पॉलिटिकल सिस्टम्स को स्टडी करने का जो डोमेन है, जो सब्जेक्ट है, उसे हम कहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंस इसकी बेसिकली यही है कि जो आपके अलग अलग सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस है, जिनको हमने डिस्कस किया, इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, यूके का सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, राइट, यूएसए का सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स, चाइनीज सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स, इनकी
इनकी मेरिट्स डीमेरिट्स दोनों को एनालाइज करना और अभी के जो एग्जिस्टिंग हमारे पास गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स हैं इनको एनरिच करना इनकी मेरिट से। फॉर एग्जांपल इंडिया का जो अभी का गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, हम कुछ मेरिट्स अडॉप्ट कर सकते हैं यूके के गवर्नेंस सिस्टम से। हम सीख सकते हैं कि यूएसए के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं एक पर्टिकुलर सिस्टम में, और वहां से उनकी मेरिट्स, उनके कुछ फीचर्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अभी के हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ये एनरिच हो सकता है, और हम ये जान पाएंगे कि इनमें से बेस्ट सिस्टम आज के दौर में, बेस्ट सिस्टम, बेस्ट आई मीन डेमोक्रेटिक सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो डेवलपमेंट के लिए भी हिंडरेंस ना हो, राइट, डेवलपमेंट के लिए भी हिंडरेंस ना हो, वो सारी चीजें, जैसे एशियन वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है, राइट, एशियन वैल्यू एक कॉन्सेप्ट है जो आपके इंडोनेशिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, राइट, महातिर मोहम्मद, राइट, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये एशियन वैल्यू का कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने कहा कि अगर एशिया को डेवलप करना है तो हमें ये जो एक्सेसिव डेमोक्रेटाइजेशन है इससे बचना होगा। हमें एशिया में अगर हमने एशियन सोसाइटीज में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में अगर डेवलपमेंट लानी है तो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, बजाय इसके कि डेमोक्रेसी की ग्रोथ पे हम ज्यादा फोकस करें। तो इसलिए सोशल वेलबींग के लिए, राइट, सोशल गुड के लिए, या फिर सोशल समाज में भाईचारा बढ़ाने के लिए अगर स्टेट को कुछ एक्सेसिव पावर्स दे भी दी जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये एशियन वैल्यू का जो सिस्टम है, ये आई मीन ये भी एक तरीके का कंपैरेटिव एनालिसिस ही है कि आप एशिया की सर्कमस्टांसेस को वेस्टर्न सर्कमस्टांसेस से आप कंपेयर कर रहे हो, राइट। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, कंपैरिजन से ही हम ये जान पाएंगे कि बेस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस क्या होगा, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी और हमारे जो ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल, राइट, जो पॉलिटिकल कल्चर का ग्रोथ होना है, इन सब के लिए हम किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकें, एक बेस्ट सिस्टम कैसे बना सकते हैं, ये हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से ही पता चलेगा, राइट। एंड अगेन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने मॉडल ऑफ गवर्नेंस में कि करंट मॉडल ऑफ गवर्नेंस हमारे इंडिया में कैसा चल रहा है, उसमें एरर्स क्या क्या है। हमें कैसे पता चलेगा कि एरर्स क्या क्या है? जब हमें मालूम हो कि इससे बेटर, आई मीन जो हमारा सिस्टम है इससे बेटर भी कहीं पे दूसरा सिस्टम है, राइट, पॉलिटिकल या गवर्नेंस का जो हमारा सिस्टम है उससे बेटर कहीं दूसरी कंट्री में कोई सिस्टम है, तो हम उस एरर को, आई मीन दूसरे सिस्टम से कंपेयर करके हम अपने एरर्स को देख सकते हैं, राइट, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और फिर उन एरर्स को करेक्ट करने की भी हम कोशिश कर सकते हैं, राइट। तो ये इसकी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की कुछ सिग्निफिकेंस है, मीनिंग है, जो हमें एक ब्रीफ सा पता होना चाहिए। अब हम इसकी अप्रोचेज को, स्पेशली इस लेक्चर में हम ट्रेडिशनल अप्रोचेज को कवर करेंगे कि भैया हम कंपेयर तो कर रहे हैं सिस्टम्स को, राइट, कंपेयर कहां, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम कंपेयर क्या चीज कर रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपेयर कर रहे हैं। अब ये पॉलिटिकल सिस्टम कैसे हो सकते हैं? फॉर्मल हो सकते हैं, इनफॉर्मल हो सकते हैं। बिल्कुल सर, फॉर्मल पॉलिटिकल सिस्टम जैसे हमारा एग्जीक्यूटिव कैसे काम कर रहा है, हमारा लेजिस्लेचर कैसे काम कर रहा है, जुडिशरी हमारी कैसी काम कर रही है, ये भी तो पॉलिटिकल सिस्टम हुआ, राइट। और हमारे जो पार्टी सिस्टम है ये इनफॉर्मल सिस्टम हो गया, आपके जो प्रेशर ग्रुप्स हैं ये इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स हो गए सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में, राइट। तो इनफॉर्मल और फॉर्मल सिस्टम्स को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो उन कंपेयर करने के ग्राउंड्स क्या होंगे, उन कंपेयर करने के मेथड्स क्या होंगे, वो हमारी अप्रोचेज है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि आई मीन हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप है, या फिर हम ऐसे मान ले कि हमारे पास कोई भी ऐसा उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट है, राइट, उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट है, धरती पे उड़ रहा है भैया, हमारे पास आई मीन हम ऑब्जर्वर हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, ये डिस्टेंस नापने के हमारे कई सारे मेथड है भाई। हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके भी इस चीज को माप सकते हैं, राइट। यहाँ पे हमने एक ऐसा ट्रायंगुलर एक चीज ड्रॉ कर दी, और हम ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूला का यूज करके भी ये डिस्टेंस हम माप सकते हैं। मानते हो, राइट, रॉन्ग? एक दूसरा हमारे पास दूसरा तरीका है कि हम जो ये उड़ता हुआ इधर ऑब्जेक्ट है, या दूसरा कोई जो दूर खड़ा हुआ कोई ऑब्जेक्ट है, अपने से इस ऑब्जेक्ट तक की दूरी को नापने के हमारे दूसरे तरीके भी है। फॉर एग्जांपल हम रेडियो वेव्स यहां से एमिट कर दें, और यहां से जो रेडियो वेव या लाइट वेव्स या साउंड वेव्स, जो भी वेव्स हम एमिट कर रहे हैं, जब ये टकरा के वापिस आएगी तो उस बेसिस पे इसने जितना टाइम लिया इस पूरी दूरी को कवर करने के लिए, उस बेसिस पे हमने ये
ये डिसाइड कर लिया कि ये डिस्टेंस टोटल कितना है। इट मींस एक ही चीज को करने के हमारे डिफरेंट मेथड्स हैं। सिमिलरली जब हम पॉलिटिकल सिस्टम्स को स्टडी कर रहे हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स को स्टडी कर रहे हैं, उन्हें कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर करने के हमारे डिफरेंट मेथड्स होंगे। आज हमारे जो जो भी मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है, राइट, ट्रेडिशनल मेथड्स हो गया या फिर जो मॉडर्न मेथड्स हो गया, उनमें से जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, जो ट्रेडिशनल अप्रोचेज हैं, हम उन अप्रोचेज को सबसे पहले कवर करेंगे, राइट, सबसे पहले कवर करेंगे। और इन अप्रोचेज का इंपॉर्टेंट पार्ट सिर्फ एक है, वो है इनका क्रिटिसिज्म। यूपीएससी यूजुअली 10 मार्कर आपसे इस पूरी फील्ड से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि जो भी 15 मार्कर होते हैं या 20 मार्कर होते हैं, मैंने एक ही बात ऑब्जर्व करी है, यूपीएससी उसे एप्लीकेशन बेस्ड पूछ लेता है। वो आपको बोलेगा कि चाइनीज सिस्टम को इंडिया के सिस्टम से कंपेयर करो, राइट, या वो आपको बोल देगा कि जो वेस्टर्न सोसाइटीज हैं वो कैसे डिफरेंट है इंडिया की पॉलिटिकल कल्चर से, वेस्टर्न पॉलिटिकल कल्चर डिफरेंट कैसे है इंडिया के पॉलिटिकल कल्चर से, राइट। या फिर वो ऐसे बोलेंगे कि वेस्टर्न पार्टी सिस्टम, जो इस साल भी क्वेश्चन आया हुआ था पार्टी सिस्टम पे, कि वेस्टर्न पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इंडिया के पार्टी सिस्टम से कैसे डिफरेंट है, वेस्टर्न प्रेशर ग्रुप्स इंडिया के प्रेशर ग्रुप से कैसे डिफरेंट है। यूजुअली वो इस तरीके के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है 15 मार्कर और 20 मार्कर में। लेकिन 10 मार्कर के लिए ट्रेडिशनल अप्रोचेस का क्रिटिसिज्म पार्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उससे पहले कि हम क्रिटिसिज्म पढ़े, हमें पता तो होना चाहिए कि वो ट्रेडिशनल अप्रोचेस क्या है। तो कुछ एक 3-4 अप्रोचेस हम पढ़ेंगे, ज्यादा इसमें नहीं पढ़ेंगे इस फंडे में, राइट, जो आपको पता होनी चाहिए। पहला है कि लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। नाम से ही पता चल रहा है भाई, लीगल मतलब हम लॉ को कंपेयर कर रहे हैं, राइट, हम लॉ को कंपेयर कर रहे हैं, दो अलग अलग सोसाइटीज, दो अलग अलग पॉलिटिकल कल्चर्स, राइट, या फिर हम कहें कि दो अलग अलग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में जो हमारा लीगल सिस्टम है, जो हमारे कानून है, उन्हें जब हम कंपेयर कर रहे हैं, सो दैट इज आवर लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, राइट। हम उनके लॉ को और उनकी इंस्टीट्यूशंस को स्टडी कर रहे हैं। लॉ क्या हो सकता है? लॉ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, राइट, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच भी कह सकते हैं, जो आपके एरिस्टोटल ने अपनाई थी, राइट, एरिस्टोटल ने अपनाई थी। इसका जो आपको सबसे पहले फंडामेंटली, आप अगर इसका आप ओरिजिन ट्रेस करो इस अप्रोच का, तो आपको ये एरिस्टोटल में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बंदे ने अपने टाइम में, राइट, कब की बात कर रहे हैं हम, लगभग 323 बीसीई के आसपास, ये वो टाइम था जब 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 अलेक्जेंडर की मौत हुई थी, राइट, उस टाइम की हम बात कर रहे हैं जब एरिस्टोटल हुआ करता था। इस बंदे ने उस वक्त 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपेयर किया। ग्रीक सिटी स्टेट्स उस टाइम पाए जाते थे, राइट, जैसे एथेंस हो गए, स्पार्टा हो गए, इनके अपने अलग अलग सिस्टम्स थे। तो एरिस्टोटल ने इन सब कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपेयर किया और जाना कि इन अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स के फीचर्स क्या क्या हैं। उसने ये भी देखा था कि जो आपने एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन पेपर 1 में पढ़ी होगी, उस थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन को फॉर्म करने का एक इंपॉर्टेंट बेसिस उसका ये भी था कि उसने इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया और लास्ट में उसने अपनी एक थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन दी, जिसमें उसने कहा कि अगर फलाने ढिमकाने टाइप का आपका पॉलिटिकल सिस्टम होगा, तो इस पॉलिटिकल सिस्टम में इस पर्टिकुलर कॉज की वजह से रेवोल्यूशन आएगी। फॉर एग्जांपल उसने बोला कि मान लो अगर आपकी डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में रेवोल्यूशन यानी पॉलिटिकल चेंज, पॉलिटिकल अथॉरिटी को ओवरथ्रो करने का क्या कारण होगा कि लोग जो हैं, राइट, जो लोग हैं वो परेशान हो जाएंगे। किस चीज से परेशान हो जाएंगे? अनजस्ट और अनइक्वल ट्रीटमेंट बाय द अथॉरिटी, कि कुछ लोगों को अथॉरिटी जो है ज्यादा पावर्स दे रही है, उसे क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को ज्यादा पावर्स मिल रही है एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में। इस वजह से जिनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो लोग रेवोल्यूशन कर देंगे। सिमिलरली उसने अपना एक और थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन में ही, कि जो आपकी ओलिगार्की है, राइट, ओलिगार्की है जिसमें कि आपके कुछ एक लोग, राइट, 8-10 लोग या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल, वो लोग जो रूल करते हैं, उस ओलिगार्की में आपके रेवोल्यूशन का कॉज क्या होगा? उस ओलिगार्की में रेवोल्यूशन का कॉज होगा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, कि
जो ओलिगार्ची के लोग हैं, राइट, उस पर्टिकुलर रूलिंग क्लास के जो लोग हैं वो ही एक दूसरे के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट में आते रहेंगे, राइट, एक दूसरे के खिलाफ कंस्पायर करते रहेंगे। सिमिलरली उसने एक ऐसी ही थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन में उसने कहा कि आपका जो जो मोनार्की है, मोनार्की मतलब एक ही राजा का रूल, राइट, एक ही आदमी का रूल, उस मोनार्की में रेवोल्यूशन का मेन कॉज क्या होता है? फैमिली क्वारल, कि जो परिवार में ही झगड़े होते रहते हैं वो रेवोल्यूशन का मेन कॉज है, उसी वजह से अथॉरिटी का डाउनफॉल होता है। तो एरिस्टोटल ने इन सारी चीजों को कि भैया अथॉरिटी डिक्लाइन कैसे कर जाती है और स्टेट को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए, वो क्या कहता था कि स्टेट इज नेचुरल, राइट, उसने नेचुरल थ्योरी ऑफ स्टेट दी, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट दी, राइट। और अगर स्टेट नेचुरल है, अगर उसका ये क्लेम है कि स्टेट जो है एक ऑर्गेनिक एंटिटी है, तो इसका मतलब स्टेट कभी भी विदर अवे नहीं होना चाहिए। और अगर हमें स्टेट को विदर अवे नहीं करवाना है, उसे सस्टेन करवाना है, तो एरिस्टोटल को ये चाहिए था कि एक वो ऐसी थ्योरी दे जिससे कि ऐसे पॉलिटिकल चेंजेस को, राइट, अथॉरिटी के डिमिनिश होने को वो रोक सके। तो वो थ्योरी क्या थी कि भैया हम रेवोल्यूशन कैसे प्रिवेंट करें, राइट। तो इन चीजों को उसने स्टडी करने के लिए बेसिकली इस पूरी कहानी का मेन एजेंडा ये है कि एरिस्टोटल ने इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपेयर किया था, इसीलिए उसकी अप्रोच को हम कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच भी कहते हैं। एक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है जब हम अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल इंडिया की लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, राइट, इनके रिलेशनशिप को जब आप यूएसए के लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को के साथ कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि इंडिया में जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये उतनी नहीं है। यूएसए में सेपरेशन ऑफ पावर काफी रिजिड है, राइट, यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, राइट, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, और इंडिया में जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर आपकी जो एग्जीक्यूटिव है ये पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पर प्रेसिडेंट यूएसए में पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, राइट। सो इस तरीके से जब आप इंस्टीट्यूशंस को कंपेयर करोगे, दैट वुड बी योर इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इन टोटल ये है आपका लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। और एवी डाइसी एक ऐसा और बंदा था जिसने कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नाम की अपनी एक बुक लिखी थी। इसमें उसने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस, दुनिया के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया था, राइट। तो इट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, राइट। अगला आता है कि हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच कि ये मेनली हिस्टोरिकल अप्रोच की अगर आपको जेनेसिस देखने हैं, अगर इसके ओरिजिन्स देखने हैं, तो आपको मैकियावेली की थ्योरी पे जाना होगा, राइट। मैकियावेली ने अपने जो प्रिंस नाम की, द प्रिंस, इसके मेनली दो बुक्स थे जो इंपॉर्टेंट है। एक इसका बुक था द बुक ऑन डिस्कोर्सेस, राइट, डिस्कोर्सेस, और एक इसकी बुक थी द प्रिंस। इस द प्रिंस में इसने जो जो राजा बनेगा, राइट, जो प्रिंस होगा, इटली का जो बेसिकली प्रिंस होना था, ये चाहता था कि इटालियन स्टेट जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट बने। तो प्रिंस को इसने कुछ अपनी डायरेक्शंस दी थी इस बुक में, द प्रिंस, कि वो कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वो रिलीजन का यूज कैसे करे, वो क्लेवर कैसे बने। उसने कहा था कि द प्रिंस शुड बी लायन एंड ए फॉक्स एट द सेम टाइम, कि भैया वो लायन की तरह करेजियस होना चाहिए और फॉक्स की तरह क्लेवर होना चाहिए। ये सारी डायरेक्शंस उसने दी अपनी द प्रिंस नाम की बुक में। इस बुक में इसने अपना एक नया कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट दिया वो था यूनिवर्सल इगोइज्म का। उसने कहा कि जो ह्यूमन नेचर है, एसेंशियली जो ह्यूमन नेचर है ये इगोइज्म से भरा हुआ है। हर आदमी पावर चाहता है, राइट, हर आदमी पावर चाहता है, और इवन गरीब आदमी पावर चाहता है। आपके जो जो फैमिली मेंबर है वो भी पावर चाहते हैं। इसलिए प्रिंस को किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, सिंपल बात, प्रिंस को किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये चैरिटी वेरिटीज ऐसे सब काम छोड़ दो, क्योंकि हर आदमी यहाँ पे पावर लेने में लगा हुआ है। इसलिए प्रिंस को चाहिए, जो आपका किंग बनेगा उसे चाहिए कि वो अपनी पावर को सिक्योर कर सके, राइट, ही शुड सिक्योर हिज पावर फ्रॉम द यूनिवर्सल लस्ट टू द पावर। इसी को उसने कहा यूनिवर्सल इगोइज्म, कि हर आदमी में पावर एक्वायर करने की जो जो चीज है, वो जो एलिमेंट है वो अंदर बैठा हुआ है, और प्रिंस को अवेयर होना चाहिए सभी से। अब ये जो यूनिवर्सल इगोइज्म है ये इसने कहां से डिराइव किया, ये कंक्लूजन उसने कहां से डिराइव किया कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज एसेंशियली अ पावर सीकिंग पर्सन। ये कंक्लूजन इसने कहां से डिराइव किया? इट
ही डिराइव्ड इट थ्रू द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री। कि भैया जो हिस्ट्री है, पास्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट से भरा रहा है, राइट। जो पास्ट है ये कॉन्फ्लिक्ट से भरा रहा है, राइट। और इवन जो चर्च जैसी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो चर्च जैसी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो आपकी आपकी मॉरल इंस्टीट्यूशंस मानी जा सकती है, सोसाइटी में जो मॉरलिटी को प्रीच करे, ये भी पावर के गेम में चली हुई है, चर्च जैसी इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो इसका मतलब ही यही है कि हर आदमी पावर चाहता है, और ये उसने कहां से लिया? द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। उसने हिस्ट्री को स्टडी किया, उसने कॉन्फ्लिक्ट्स की हिस्ट्री को स्टडी किया, वहां से एग्जांपल्स इकट्ठा किए और अपनी ये थ्योरी एस्टेब्लिश की। ऐसे ही सेबाइन ने एक हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी नाम की अपनी बुक लिखी, राइट। सेबाइन ने हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी नाम की बुक लिखी और उसने हिस्टोरिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल स्टडी की कि भैया अलग अलग टाइम में, राइट, अलग अलग हिस्ट्री के टाइम फ्रेम में अलग अलग तरीके की पॉलिटिकल थ्योरी क्यों आई। उसने वाई पार्ट पे फोकस किया कि एरिस्टोटल ने अपनी जो थ्योरी दी वो क्यों थ्योरी दी, उस तरीके की थ्योरी। उसने इस बात पे फोकस किया कि प्लेटो ने अपनी जो थ्योरी ऑफ जस्टिस दी और थ्योरी ऑफ स्टेट दी, वो उस तरीके की थ्योरी उसने क्यों दी, क्या जरूरत पड़ी उसे ये कहने की कि फिलोसफर ही किंग होना चाहिए, राइट। क्योंकि उस वक्त जो डेमोक्रेसी है वो डिक्लाइन में चली हुई थी। तो उसने हिस्टोरिकल इवेंट्स का को स्टडी किया, राइट, इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है डिफरेंट फेजेस में ये इस तरीके से डिफरेंटली इवॉल्व कैसे हुई। सिमिलरली कार्ल मार्क्स ने अपने जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का पार्ट है, राइट, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदरटू सोसाइटी हैज बीन अ हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। ये ओपनिंग लाइन है कार्ल मार्क्स ने अपना जो मैनिफेस्टो, राइट, उनका जो अपना मैनिफेस्टो उन्होंने लिखा था, मैनिफेस्टो ऑफ प्रोलेटेरिएट्स, राइट, इस तरीके की जो बुक थी उसमें उसकी जो ओपन लाइन है, जो ओपनिंग लाइन है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की, वो यही है कि द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदरटू सोसाइटीज हैज बीन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा कि हिस्ट्री में, थ्रू आउट हिस्ट्री, देयर हैव बीन different classes or different structures of exploitation, but one reality was constant, that is exploitation of lower classes। कि भले ही अलग अलग स्ट्रक्चर रहे हो हिस्ट्री में, राइट, जैसे जो एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट है उसने कहा कि दो क्लासेस हुआ करती थी, एक पेट्रिशियन, दूसरा प्लेबियंस, राइट, पेट्रिशियन और प्लेबियंस, राइट। उससे पहले फ्रीमैन हुआ करते थे, फ्रीमैन हुआ करते थे, दूसरा स्लेव हुआ करते थे, राइट। फ्रीमैन स्लेव्स को एक्सप्लॉइट किया करते थे। रोमन टाइम में पेट्रिशियन प्लेबियंस को एक्सप्लॉइट किया करते थे। मेडाइवल टाइम में जो आपके लॉर्ड हुआ करते थे, राइट, जो आपके लॉर्ड हुआ करते थे, लॉर्ड मतलब जो उस टाइम का वहां पे जो सामंतवाद वहां पे चला हुआ था, जो लॉर्ड, जो फ्यूड्स हुआ करते थे, ये फ्यूड्स किसे एक्सप्लॉइट करते थे? ये उस टाइम के वहां पे जो सर्फ हुआ करते थे, राइट, जो फ्यूड्स के नौकर हुआ करते थे, एक तरीके से स्लेव्स, उन्हें वो एक्सप्लॉइट करते थे। तो लॉर्ड एंड सर्फ ये नई क्लास आ गई। और अब मॉडर्न टाइम में जो जो आपके बॉर्जियस हैं, राइट, जो आपके बॉर्जियस क्लास हैं, जो आपकी अमीर लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, ये प्रोलेटेरिएट्स को, वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं एक्सप्लॉइटेशन इज द रियलिटी ऑफ हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। हालांकि स्ट्रक्चर्स चेंज हो रहे हैं एक्सप्लॉइटेशन के, ये क्लासेस चेंज होती जा रही है, इसी उसने कहा हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, राइट, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। और ये कॉन्सेप्ट भी उसने हिस्ट्री की स्टडी से ही डिराइव किया। नेक्स्ट आपकी जो अप्रोच आती है वो फिलोसफिकल अप्रोच। यूजुअली जो आपका प्लेटो जैसे जो आपके थिंकर्स हुआ करते थे, और मॉडर्न टाइम में जो हीगल हुए, गांधी हुए, लियो टॉल्स्टॉय हुए, इन्होंने फिलोसफी का यूज किया, राइट। इन्होंने इस बात पे मेन फोकस किया कि हमारी जो सोसाइटी है वो कैसी होनी चाहिए, रेदर देन वो कैसी है, राइट, व्हाट ऑट टू बी रेदर देन व्हाट इट इज। ये फिलोसफी का यूज करते थे। मेटाफिजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं ये उनका ज्यादा यूज करते थे। जैसे ईगल ने कहा कि जो स्टेट है, स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, बट इसे प्रूव कैसे करेगा वो, राइट, भगवान नाम की कोई चीज है, इसे प्रूव कैसे करेगा वो। तो ये एक फिलॉसफी है, मेनली ये एक फिलॉसफी है। और फिलोसफिकल अप्रोच बेसिकली यही कहती है कि जो अलग अलग सिस्टम्स हैं उन्हें हम बेटर कैसे बनाएं। ये हमेशा प्रिस्क्रिप्टिव है, ये प्रेस्क्राइब करती है चीजों को, राइट, ये प्रेस्क्राइब करती है चीजों को, और ये फिलोसफिकल प्रेस्क्रिप्शंस देती है सिस्टम को बेटर बनाने के लिए। दैट इज योर फिलोसफिकल अप्रोच। तो ये कुछ एक ऐसी अप्रोचेज है जो हमें रफ आइडिया होना चाहिए कि इन अप्रोचेस
ये मतलब मेन एलिमेंट क्या है आपके ट्रेडिशनल अप्रोचेस का। अब ये ट्रेडिशनल भी क्यों है ये हम आगे अभी स्टडी करेंगे, लेकिन इन अप्रोचेस को जिनको हमने अभी तक स्टडी किया है इनका क्रिटिसिज्म जानना जरूरी है। और मेन बात यही है कि इसका मेन क्रिटिसिज्म बताओ, यूपीएससी यहीं से आपका 10 मार्कर क्वेश्चन पूछेगा, राइट। और क्रिटिसिज्म क्या है भाई, ये मोस्टली आपके फॉर्मल एस्पेक्ट पे ही आपके फोकस कर रहे हैं। आप इधर देखेंगे जो आपके लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, जो लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है ये किस चीज को कंपेयर कर रहे हैं, लॉ को। ये किस चीज को कंपेयर कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को। ये आपके लेजिस्लेचर, राइट, जुडिशरी, इन चीजों में डिफरेंस क्या है, इन चीजों को ये कंपेयर कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपेयर कर रहे हैं। इनफॉर्मल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स जैसे कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, प्रेशर ग्रुप्स हो गए, इन चीजों को तो ये फोकस ही नहीं कर रहे हैं। दिस इज अ मेन क्रिटिसिज्म कि इट इज एन having an ignorant attitude towards the informal factors। इंपॉर्टेंट बात एक दूसरी जिसकी वजह से नई अप्रोचेज हमें देखने को मिली वो ये कि भैया 1945 के बाद जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब बहुत सारी नई कंट्रीज एग्जिस्टेंस में आई, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, फॉर एग्जांपल श्रीलंका, इंडिया, आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, राइट, अफ्रीकन कंट्रीज, ये नई कंट्रीज लिबरेट हुई और इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था ये बहुत कॉम्प्लेक्स था। फॉर एग्जांपल इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में आपको कास्ट का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, रिलीजन का मिलेगा, प्रेशर ग्रुप्स का अलग से मिलेगा, राइट, बहुत सारे रीजनल फैक्टर्स अलग से हैं, तो कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स है यहाँ पे। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे, अभी तक की जो अप्रोचेज है ये सिर्फ हिस्ट्री को स्टडी कर रहे थे, ये सिर्फ फिलोसफी को स्टडी कर रहे थे, इंस्टीट्यूशंस को स्टडी कर रहे थे। यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस तो वेल डेवलप्ड थी ही नहीं कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स में। फॉर एग्जांपल इंडिया की जो लेजिस्लेचर है या एग्जीक्यूटिव है ये उतनी वेल डेवलप्ड नहीं थी, राइट, ये उतनी वेल डेवलप्ड नहीं थी कि इसको सोल इंपॉर्टेंस दी जाए। यहां पर जो अदर फैक्टर्स हैं, कास्ट रिलीजन टाइप के जो इनफॉर्मल फैक्टर्स हैं, ये ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग पार्ट प्ले कर रहे थे पॉलिटिक्स में। लेकिन ये जो ट्रेडिशनल अप्रोचेज हैं ये उसे इग्नोर करती है, ये कंसीडर करती ही नहीं है इनफॉर्मल फैक्टर्स को। इसीलिए दे वर अनएबल टू एक्सप्लेन द पॉलिटिकल फिनोमिना, न्यू पॉलिटिकल फिनोमिना इन द पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स, क्योंकि इन्होंने उन सारे फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया जो इन नए नए पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिस्टम्स के एसेंशियल फीचर्स थे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसमें यूरोसेंट्रिसिज्म बहुत है। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमने आपको डिस्कस किया कि आपकी जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, लॉ है, कानून है, ये चीजें बेस्ट कहां फॉलो होती है, ये आपके वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटीज में फॉलो होती है, राइट। तो और इन सारी फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को अगर आपको मजबूत बनाना है तो आपको सोसाइटी स्टेबल चाहिए, तभी आपकी लेजिस्लेचर अच्छे से काम करेगी। सोसाइटी एजुकेटेड चाहिए, अदरवाइज आपको देखने को मिलेगा कि मतलब कौन सी वो कंट्री थी, आई थिंक टर्किश पार्लियामेंट में तो जूते वूते फेंक लिए थे, राइट, लोगों ने। इधर भी यही होगा, पार्लियामेंट में जाएंगे, जूता चप्पल फेंकेंगे, वापिस आएंगे, 5 साल एकदम बैठ के पेंशन खाएंगे, राइट। एजुकेशन ना होने की वजह से, राइट, अच्छी अवेयरनेस ना होने की वजह से यहां पर ये जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है ये वेल डेवलप्ड है ही नहीं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, राइट। इस वजह से जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की पॉलिटिक्स है इसे ये ट्रेडिशनल अप्रोचेज इग्नोर करती है और इसमें यूरोसेंट्रिसिज्म देखने को मिलता है कि भैया ये बस यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस को अच्छे से स्टडी कर पाती है। ये इसका एक अनदर मेन क्रिटिसिज्म है। अगला क्रिटिसिज्म कि भैया ये जो है मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को लैक करती है। ये मेनली किस चीज में फोकस कर रही है, सिर्फ इन चीजों में कि लॉ आपका कैसा है, इंस्टीट्यूशंस कैसा है, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन कैसा रहा है सोसाइटी का। ये बिलीव करते हैं कि मान लो जैसी आपकी हिस्ट्री है उसी हिसाब से आपकी आज की पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस हो रही है, राइट। तो ये इन सारी चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी सारी चीजें हैं कि इकोनॉमी कैसे इंपैक्ट कर रही है, राइट, इकोनॉमी कैसे इंपैक्ट कर रही है, सोशियोलॉजी कैसे इंपैक्ट कर रही है, राइट, सोसाइटी आपकी पॉलिटिक्स को कैसे इंपैक्ट कर रही है, इवन साइंटिफिक डेवलपमेंट ये कैसे इंपैक्ट कर रहा है आपकी पॉलिटिकल एजेंडा को, राइट। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को, सोशल एस्पेक्ट को, साइंटिफिक एस्पेक्ट को इसने काफी इग्नोर कर दिया। ये फोकस करते रहे सिर्फ उन चीजों में जो आपकी इंस्टीट्यूशनल हो, जो आपकी लीगल हो, कुछ ही डिसिप्लिन्स को, कुछ ही विषयों को ये कवर करते हैं। इसीलिए दे आर लेस मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर।
नेक्स्ट कि मोर फोकस ऑन फिलोसफिकल एंड लीगल क्वेश्चंस देन ऑन द इश्यूज ऑफ रियल कंसर्न। और रियल कंसर्न क्या है आज की पॉलिटिक्स में? पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ द पीपल, वोटिंग प्रेफरेंसेस ऑफ द पीपल। आज के दौर में जो वोटिंग प्रेफरेंसेस है, ये आपकी हिस्ट्री उतनी डिटरमाइन नहीं करती कि भैया इंडिया ने पाकिस्तान के साथ 1971 वॉर में जीत हासिल करी, किसकी वजह से? मेनली उस टाइम लीडरशिप किसकी थी? किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की वजह से। लेकिन क्या वो पॉलिटिकल पार्टी आज उस विक्ट्री को क्लेम कर सकते हैं, उस हिस्टोरिकल चीज को क्लेम कर सकते हैं इंडिया में कि भैया हमने 1971 में ऐसा किया था इसलिए आज हमें वोट दो? नहीं। आज जो मेन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं वोटिंग प्रेफरेंसेस के, वो क्या है? वो है लीडर का कैरिज्मा। इंडिया में ऑलवेज ऑलवेज जो कैरिज्मेटिक लीडर्स हैं दे हैव रिमेन्ड ऑन द विनिंग साइड। कि इंडिया में जो नेहरू जी हैं वो कैरिज्मेटिक लीडर थे, राइट। जो कैरिज्मा है आपकी इंदिरा गांधी का बड़ा तगड़ा कैरिज्मा था उस वक्त, राइट, कैरिज्मेटिक लीडर थे। करंटली माना जाता है कि जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, इनका अपना अलग से कैरिज्मा है। कैरिज्मा मतलब पर्सनल इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल, राइट। तो ये जो कैरिज्मा है, आपके जो रिलीजन है, कास्ट है, प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये सारी चीजें जो जो ये रियल कंसर्न्स है सोसाइटी के, इन चीजों को ये आपके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के ट्रेडिशनल अप्रोचेस इग्नोर करते हुए आपको देखेंगे, राइट। इसीलिए हमें देखने को मिलेगा कि बाद में हमें मॉडर्न अप्रोचेस को इवॉल्व करना पड़ा। वो मॉडर्न अप्रोचेस क्या है? मॉडर्न अप्रोचेस जैसे हमने ऑलरेडी आपके जो सिस्टम्स अप्रोच हैं डेविड ईस्टन का, वो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। आप उसको अच्छे से देखिएगा, मैंने अच्छे से कवर किया हुआ है, राइट। आपको सब अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसकी ड्रॉबैक्स क्या है और इसके मेन जो फीचर्स है वो क्या है, राइट। और स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो आलमंड एंड पावेल की है, राइट, जो इन्होंने बायोलॉजी के स्ट्रीम से बेसिकली डिराइव की, ये अप्रोच मैंने अच्छे से कवर ऑलरेडी कर दी हुई है, राइट। दो अप्रोचेस, मॉडर्न अप्रोचेस, इनके क्रिटिसिज्म और इनके जो जो मेरिट्स हैं, इन सब चीजों को मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया हुआ है, दो को। बाकी कैसी नई अप्रोचेस थी? जो बिहेवियरलिज्म है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म है, राइट, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, इन सारे नए अप्रोचेस को हमें डेवलप करना पड़ा आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्यों? क्योंकि ताकि हम जो नए कॉम्प्लेक्स स्टेट्स राइज किए हैं, राइट, कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स जो आपको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में देखने को मिली, ताकि हम उस कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स को इंटरप्रेट कर पाए, उस कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन कर पाए कि वो उस तरीके की कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स क्यों राइज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो एशियन कंट्रीज है, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, यहां पर स्टेट जो है बहुत पावरफुल हो गया है और लोगों की जो राइट्स हैं, उन राइट्स को स्टेट की इंस्टीट्यूशंस के द्वारा सिस्टमेटिकली ब्रीच किया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो स्कॉलर्स लाइक जो आपके हमजा आलवी जैसे स्कॉलर्स हैं, इन्होंने एक थ्योरी दी कि ओवर डेवलप्ड स्टेट की थ्योरी। इसने हमजा आलवी ने क्या कहा कि आपकी जो सोसाइटी है ये वीक रह गई, लेकिन जो स्टेट है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, ये स्ट्रांग होता गया। इसने अपने आप को नई टेक्नोलॉजी से एम्पावर किया, इसने अपने आप को नए तरीकों से एम्पावर किया, राइट। और इस वजह से जो आपका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म है, राइट, इसके बीच जो गैप पैदा हुआ, इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ओवर डेवलप्ड स्टेट बन गया, राइट। ऐसे ही जो आपके प्रिज्मेटिक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आपके रिग्स ने दिया, जिसे हम आगे इन सारी चीजों को हम मॉडल्स को आगे हम स्टडी करेंगे, ये सब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ही देन है आपको, राइट। और ये नई अप्रोचेस क्यों इवॉल्व हुई? क्योंकि भैया जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस है ये फेल कर रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, राइट। ये एक्सप्लेन करने के लिए कि ये जो नई उथल पुथल दुनिया में मची हुई है, नए स्टेट आ रहे हैं, नए स्टेट क्रिएट हो रहे हैं और पुराने स्टेट डेमोलिश हो रहे हैं, नए कू
मिलिट्री कू क्यों हो रहे हैं, म्यांमार में इतने मिलिट्री कू क्यों हो रहे हैं, ये मिलिट्री कू आपको वेस्टर्न सोसाइटीज में क्यों नहीं देखने को मिलते, सिर्फ थर्ड वर्ल्ड में क्यों है। तो इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें वहां के सोसाइटी को स्टडी करना जरूरी था, राइट। इसीलिए तो सैमुअल पी हंटिंगटन जैसे लोगों ने जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थीसिस और बाद में रिवर्स वेव ऑफ डेमोक्रेसी नाम की थीसिस अपनी दी, राइट। इन सारी चीजों को हम स्टडी करेंगे, हालांकि ये आईआर के पोर्शन से भी ज्यादा रिलेट करता है, लेकिन इंपॉर्टेंटली ये आपके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ही एसेंशियली ये एक पार्ट है, राइट। और ये सारी जो अप्रोचेज इवॉल्व हमें करनी पड़ी, क्यों करनी पड़ी, क्योंकि भैया कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स का राइज हुआ आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स का राइज हुआ, राइट। और इंपॉर्टेंटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमें एक और चीज देखने को मिली कि जो इनस्टेबिलिटी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ये बढ़ गई, राइट। जो कोल्ड वॉर है, कोल्ड वॉर का राइज होना शुरू हो गया, राइट। कोल्ड वॉर का राइज होना शुरू हो गया, इनस्टेबिलिटी बढ़ गई। हमें चाहिए था एक स्टेबल सिस्टम, और स्टेबल सिस्टम को प्रोवाइड करने में ये जो ट्रेडिशनल थिंकर्स थे, ट्रेडिशनल स्कॉलर्स, जो थ्योरी पे फोकस कर रहे थे, जो हिस्टोरिकल एनालिसिस पे फोकस कर रहे थे, इनके पास कुछ था ही नहीं कि ये सजेस्ट करे लीडर्स को कि आप नया सिस्टम कैसे इवॉल्व करें, राइट। एक स्टेबल सिस्टम, एक पीसफुल ऑर्डर कैसे इवॉल्व करें, राइट। ये इनके पास कुछ ऐसी राय थी ही नहीं, क्योंकि ये किन चीजों में फोकस कर रहे थे, ये तो बस आपकी हिस्ट्री को स्टडी कर रहे थे, इंस्टीट्यूशंस को स्टडी कर रहे थे, लॉ को स्टडी कर रहे थे, लेकिन ये सारी चीजें फेल कर गई स्टेबिलिटी मेंटेन करने में, और हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, राइट। लेकिन अब जब हमें नया सिस्टम इवॉल्व करना था, तो उस वक्त जो सोशोलॉजिस्ट थे, जो इकोनॉमिस्ट थे, जो टेक्नोक्रेट्स थे, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, और पॉलिटिकल साइंटिस्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो घट गई। इन्हें कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिली, पॉलिटिकल साइंटिस्ट की इज्जत खत्म हो गई, क्योंकि इन्हें माना गया कि ये बहुत रिडंडेंट अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, ये हमेशा पास्ट पे फोकस कर रहे हैं, ये सिर्फ थ्योरी पे फोकस कर रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी से दूर है, राइट। इनकी जो रिकमेंडेशन है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, भाई ये कुछ काम नहीं कर गए, वॉर फिर भी होकर रहेगी, राइट। इस वजह से हमें देखने को मिलेगा कि पॉलिटिकल कम्युनिटी में भी, पॉलिटिकल साइंटिस्ट की कम्युनिटी में भी बहुत सारे जो है डिससेटिस्फेक्शन बढ़ गई थी, इन्हें कोई इज्जत नहीं रह गई इनकी। और इसीलिए डेविड ईस्टन जैसे लोग आए, इन्होंने बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म के नाम के दो ट्रेंड शुरू किए, राइट। बिहेवियरलिज्म जो बेसिकली प्योर साइंस बनाना चाहता था पॉलिटिकल साइंस को, ये साइंटिफिक बनाना चाहता था, ये क्वांटिफाई करना चाहता था पॉलिटिकल सिस्टम को, ये इस तरीके का एक सिस्टम लाना चाहता था, राइट, कि ये सर्वे वगैरह करे, लोगों के सर्वे कंडक्ट करवाएं। बिहेवियरल मूवमेंट आपका चला, ये बेसिकली पब्लिक बिहेवियर को स्टडी करना चाहते थे, किस चीज के थ्रू, सर्वे टेक्निक्स, क्वांटिफिकेशन के थ्रू ये लोगों से उनकी राय लेना चाहते थे, और एक ऐसा सिस्टम बना देना चाहते थे कि हाँ लोगों की राय ये है, ये होना चाहिए, राइट। और ये प्रिडिक्ट करना चाहते थे कि हाँ पॉलिटिक्स में आगे क्या होने वाला है, प्रिडिक्ट करना चाहते थे। लेकिन फिर जब ये प्योर साइंस इन्होंने बना दी, सिर्फ मतलब मैथ्स इंक्लूड कर दिया इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में, तो अगेन इनका क्रिटिसिज्म होने लगा, राइट। डेविड ईस्टन का जो मैंने अभी कवर करना है बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म के आने वाले लेक्चर्स में, कि भैया इन दोनों का राइज कैसे हुआ, राइट। तो इनका क्रिटिसिज्म होने लगा, क्योंकि अब इन्होंने सिर्फ मैथ पे फोकस करना शुरू कर दिया। जो एसेंशियल वैल्यूज थी कि भैया इक्वालिटी सोसाइटी में कैसी लाया जाए, जस्टिस कैसे लाया जाए, ये सारी वैल्यूज को इन्होंने वैल्यू न्यूट्रल बना दिया बेसिकली अपनी स्टडी को। तो जो इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट है, लिबर्टी के कॉन्सेप्ट है, डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट है, राइट, इन सारे कॉन्सेप्ट्स का कॉन्सेप्चुअल डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा था। इसीलिए बाद में खुद डेविड ईस्टन को आना पड़ा और उसने कहा टू नो इज टू बियर द अपॉर्चुनिटी टू चेंज, कि भैया अगर आप जानते हैं, टू बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज, कि भैया अगर आप कुछ जानते हैं इसका मतलब ये होता है कि आप रिस्पॉन्सिबल है चेंज लाने के लिए। बिहेवियरलिस्ट जो है ये पॉलिटिकल सिस्टम्स को जानते थे, लेकिन ये चेंज ला पाने में असमर्थ थे, क्योंकि ये सिर्फ वो डिस्क्राइब कर रहे थे जो एसेंशियली है, ये कुछ नहीं बता पा रहे थे कि हमें सिस्टम को बेटर कैसे बनाया जाए, राइट। ये सिर्फ सर्वे कंडक्ट करवा रहे थे, लोगों की राय ले रहे थे, उन चीजों पे राय ले रहे थे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उन चीजों को बेटर कैसे बनाया जाए उसके लिए वैल्यूज का लाया जाना जरूरी है। इसीलिए पोस्ट बिहेवियरल
एक मूवमेंट इन्होंने लाया और वैल्यू न्यूट्रलिटी को इन्होंने गुड बाय बाय बोल दिया और कहा कि हम वैल्यूज भी इंक्लूड करेंगे और साइंटिफिक एस्पेक्ट या जो आपके एम्पेरिकल स्टडी, जो एम्पेरिकल एनालिसिस है, उन चीजों को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। इसी वजह से हमें देखने को मिलेगा कि ये जो नई अप्रोचेज है ये धीरे धीरे राइज कर जाती है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइट। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोचेज, इनका क्रिटिसिज्म हमने देख लिया, राइट। लेकिन इनके कुछ मेरिट्स भी तो होने चाहिए, राइट। जो आपकी जो न्यू जो अप्रोचेज आई, राइट, जो अभी हम आगे स्टडी करेंगे, इनकी मेरिट्स हमें पता होने चाहिए। तो जो जो डीमेरिट्स आपके ट्रेडिशनल अप्रोचेज की थी, मोस्टली उसके ऑपोजिट इनकी मेरिट्स होगी। फॉर एग्जांपल मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ये हमने ऑलरेडी स्टडी कर दिया, राइट। मल्टी डिसिप्लिनरी है ये, कैसे कैसे ये मल्टी डिसिप्लिनरी है भैया, यहाँ देखो ये अप्रोचेज ही ऐसी है, अभी हम ये स्टडी करेंगे, अगर आपको समझना है तो ये लोगों के बिहेवियर को भी स्टडी कर रही है, ये पॉलिटिक्स को भी स्टडी कर रही है, सोशियोलॉजी को भी स्टडी कर रही है, ये नई अप्रोचेज, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी को भी स्टडी कर रही है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम है, राइट, हमारे जो ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, वो सिस्टम्स कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को, ये उन चीजों को भी स्टडी कर रहे हैं। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, अलग अलग डिसिप्लिन को ये टच कर रहे हैं। दूसरा कि ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों चीजों पे फोकस कर रहे हैं। फॉर्मल फैक्टर्स मतलब ये आपके पॉलिटिकल सिस्टम्स को स्टडी कर रहे हैं। पॉलिटिकल सिस्टम्स मतलब जो आपकी, राइट, जो आपके फॉर्मल सिस्टम हो गया, आपके लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, इनको भी ये स्टडी कर रहे हैं। लेकिन ये इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स को भी स्टडी कर रहे हैं, राइट। जैसे जब हम पॉलिटिकल सोशियोलॉजी को स्टडी करेंगे तो हम स्टडी करेंगे कि आपकी सोसाइटी पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, राइट। आपकी सोसाइटी और पॉलिटिक्स के बीच रिलेशनशिप क्या है, कास्ट और पॉलिटिक्स के बीच रिलेशनशिप क्या है, रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच रिलेशनशिप क्या है, कम्युनलिज्म का राइज कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें ये स्टडी कर रहे हैं। मींस ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों फैक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं। तो ये मोर कॉम्प्रिहेंसिव है, लेस नॉर्मेटिव है कि ये सिर्फ उपदेश नहीं देते हैं, ये साइंटिफिक है। लेस नॉर्मेटिव है, ये साइंटिफिक है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि बिहेवियरलिस्ट जो मूवमेंट चला उसके बाद जो क्वांटिफिकेशन है, राइट, चीजों की जो क्वांटिफिकेशन है, डेटा बेस्ड जो अप्रोच है वो अपनाई गई, राइट, सर्वे बेस्ड अप्रोच अपनाई गई। तो ये जो नई जो आपकी जो भी अप्रोचेज हैं ये मोर साइंटिफिक इन नेचर है, राइट। ये साइंटिफिकली चीजों को स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ उपदेश नहीं झाड़ती है कि हिस्ट्री में ऐसा हुआ तो आगे भी ऐसा होता रहेगा, कार्ल मार्क्स की तरह ऐसे बोल दिया, सिंपल रफ स्टेटमेंट दे दी, राइट। तो ये हमेशा डाटा के बेसिस पे जो भी चीजें हैं वो डाटा के बेसिस पे कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि ये यूरोसेंट्रिक नहीं है उतनी, जैसे आपकी ट्रेडिशनल अप्रोचेस थी, इंस्टीट्यूशंस को कंपेयर करती थी, और इंस्टीट्यूशन जो है ये वेल डेवलप्ड आपके यूरोप में मिलेगी आपको, राइट। लेकिन इंडिया जैसी सोसाइटीज में, जो इंडिया जैसी सोसाइटीज है, वहां पे आपका जो सोशल ऑर्डर है ये पॉलिटिक्स को बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है। कैरिज्मा जो लीडर्स का है वो बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है। प्रेशर ग्रुप्स कैसे काम कर रहे हैं, ये किस चीज से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आपके सोशल स्ट्रक्चर से। हमारे यहाँ कास्ट बेस्ड बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं, हमारे यहाँ रिलीजन बेस्ड बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं, राइट। कम्युनलिज्म यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये इन सारी चीजों को, जो नई आपकी अप्रोचेज है, वो सब नई अप्रोचेज इन सारी चीजों को स्टडी कर रही है। इट मींस ये लेस यूरोसेंट्रिक है और थर्ड वर्ल्ड की जो पॉलिटिकल रियलिटीज हैं उनको ये कंसिडर करती है, इसीलिए ये मोर रियलिस्टिक भी है, राइट। क्यों? कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बाद में रियलिस्ट मूवमेंट आपको देखने को मिला, राइट, जो मॉर्गेनथाउ के लीडरशिप में आपको देखने को मिला, और बाद में आपके जो मियर शिमर जैसे और केनेथ वॉल्ट जैसे लोग हैं, इन लोगों ने उसे ज्यादा एनरिच किया बाद में आगे चल के। तो इस रियलिस्ट मूवमेंट का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा न्यू अप्रोचेस टू स्टडी द पॉलिटिकल, जो आपके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हैं, इन नई अप्रोचेस पे इस रियलिस्ट मूवमेंट का बहुत इम्पैक्ट पड़ा, राइट। रियलिस्टिक ये होने लगा। रियलिस्ट जो रियलिस्ट स्कॉलर्स थे, राइट, रियलिस्ट स्कॉलर्स थे जो हम आगे अभी पढ़ेंगे, राइट। हो सकता है बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो कि भैया ये रियलिज्म क्या है। रियलिज्म बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये पावर व्यू ऑफ पॉलिटिक्स है, राइट। ये रियलिस्ट लोग मानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में जो कंट्रीज है वो सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट को, अपनी नेशनल सिक्योरिटी को, राइट, अपने नेशनल इंटरेस्ट को और नेशनल पावर्स, इन सारी चीजों पे फोकस करते हैं। इन सिंपल टर्म्स रियलिस्टिक लोगों का ये मानना है, रियलिस्ट स्कॉलर्स का ये मानना है, राइट, इन अ नटशेल। तो सेम जो चीज है वो अप्लाई की
इन नए लोगों ने, जैसे आपका आलमंड पावल हो गया, डेविड ईस्टन हो गया, इन्होंने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ये अप्लाई की। इनका मानना था कि जो आपके सोशल स्ट्रक्चर्स हैं ये हमेशा पावर के कंपटीशन में लगे हुए हैं, कास्ट सिस्टम आपके पावर को इन्फ्लुएंस करता है, राइट। तो इन्होंने बेसिकली पावर को, सोसाइटी को, इन सारी चीजों को पावर के रेफरेंस में, राइट, पॉलिटिक्स के रेफरेंस में स्टडी किया। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो ट्रेंड है, रियलिस्टिक ट्रेंड, इसने इन्हें बहुत इन्फ्लुएंस किया है, राइट। तो अब ये जो न्यू अप्रोचेज हैं इनको हम इलेबोरेट अभी अब आगे स्टडी करेंगे, राइट। इस लेक्चर में तो ना हो पाएगा। तो आई होप ये जो लेक्चर्स हैं आपके लिए कुछ हेल्पफुल साबित हो रहे होंगे चीजों को अंडरस्टैंड करने में बेसिकली, राइट। और ये जो आगे के लेक्चर्स हैं ये इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ कॉन्सेप्चुअल चीजें डिस्कस करी, राइट, जो एकदम डिस्क्राइब करने वाली थी, पढ़ने वाली चीजें। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमारी सोसाइटी कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है। ये जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच है, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच है, जो डिफरेंट मॉडल्स टू स्टडी द थर्ड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये हमारे काफी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। तो आई होप ये जो पूरे लेक्चर्स हैं ये आपकी प्रिपरेशन में थोड़े भी हेल्पफुल होंगे। कुछ भी अगर इसमें बेटर करना हो तो कमेंट में बताइए, अच्छा बुरा जो मर्जी हो कमेंट जरूर कीजिएगा, राइट। बाकी मिलते रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, एक और चीज मैं प्लान अभी कर रहा हूँ कि जो अगर आपको प्री निकालना है तो सिंपल मेरा एक सजेशन, प्री में अगर आपको अपने 20 से 30 नंबर बढ़ाने हैं तो पीवाईक्यूज रेफर करो भाई, पीवाईक्यूज रेफर करो, सिर्फ रेफर नहीं करना है, उन पे रिसर्च करो, राइट। उन पे रिसर्च करो, ये सोचने की कोशिश करो कि यूपीएससी ने वो जो क्वेश्चन फ्रेम किया है जिसे आपने पढ़ा है, उस क्वेश्चन को उसने कैसे फ्रेम किया, उसका थॉट प्रोसेस क्या था, कहां उसने फंसाने की कोशिश करी, उन पीवाईक्यूज को रेफर करो। और वहां आपको देखने को मिलेगा कि हर क्वेश्चन, मैं आपको एक या दो क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं, यूपीएससी के हर क्वेश्चन में लॉजिक है, हर क्वेश्चन को आप लॉजिक से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो वो लॉजिक किस तरीके से पूछ रहा है ये अंडरस्टैंड करने के लिए पीवाईक्यूज रेफर करो, डेफिनेटली आपका 30-40 जो मार्क्स है उसका आपको गेन देखने को मिलेगा। मैं अभी भी प्लान कर रहा हूँ कि एक पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम लाऊं जिसमें हर रोज 4 से 5 पीवाईक्यूज हम अच्छे से डिस्कस करें। डेफिनेटली ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। मैं सेल्फ एक्सपीरियंस बताऊं, इस साल का मैंने जो अपना प्री दिया है उसमें अराउंड 125 प्लस मेरे मार्क्स बन रहे हैं, राइट। मेंस दिया हुआ इस बार, आई एम होपिंग फॉर गुड रिजल्ट। लेकिन जो अभी जो इस साल मेरे अटेम्प्ट टोटल हुए, मैंने पाया कि अराउंड 30 पीवाईक्यूज, अगर आपको भरोसा ना हो पीवाईक्यूज देख के आना, अराउंड 30 to 35 पीवाईक्यूज वो पूछे गए थे, राइट। डायरेक्टली नहीं थे लेकिन उनकी स्टेटमेंट से वो क्वेश्चन डिराइव किए गए थे। मैं उन क्वेश्चंस को इसीलिए अटेम्प्ट कर पाया क्योंकि मैंने पीवाईक्यूज अच्छे से करे हुए थे। तो पीवाईक्यूज आर इंपॉर्टेंट। अगर मुझे ऐसा कोई प्रोग्राम लाना चाहिए तो बताइए कमेंट सेक्शन में, राइट। तो मैं डेफिनेटली आई विल कंसिडर दैट डिमांड एज वेल। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।